हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। कहाँ से कहाँ तक की है? 9 तारीख से लेकर 12 तारीख की, मतलब 13 को अपलोड होगी तो 9 से लेकर 12 तक की है। ठीक है। चौथे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सोमवार को 96 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। भारत निर्वाचन आयोग सोमवार को होने वाले आम चुनावों के चौथे चरण के लिए पूरी तैयारी हो गई है। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 96 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के साथ आंध्र प्रदेश की राज्य विधानसभा की सभी 175 सीटें और उड़ीसा राज्य विधानसभा की 28 सीटों के लिए मतदान होगा। यह जानकारी रविवार को निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई। आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक। आसियान भारत माल व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की चौथी बैठक 7 से 9 मई 2024 को मलेशिया के पुत्रजया में आयोजित की गई और इसकी सह अध्यक्षता भारत के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल और मलेशिया की निवेश, व्यापार और उद्योग मंत्रालय की उप महासचिव व्यापार मस्तूरा अहमद मुस्तफ़ा ने की। इस बैठक में भारत और सभी 10 आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में भाग लिया। इस पूरे क्षेत्र में व्यवसायों को व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक और लाभकारी बनाने हेतु AITIGA की समीक्षा के लिए चर्चा मई 2023 में शुरू हुई थी। समीक्षा कार्य करने वाली संयुक्त समिति की अब तक 4 बार बैठक हो चुकी है। संयुक्त समिति ने अपनी पहली 2 बैठकों में समीक्षा वार्ता के लिए संदर्भ की शर्तों एवं बातचीत की संरचना को अंतिम रूप दिया और नई दिल्ली में 18 और 19 फरवरी 2024 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक से AITIGA की समीक्षा के लिए बातचीत शुरू की। आम चुनाव 2024 के तीसरे चरण में 65.68% मतदान दर्ज किया गया, निर्वाचन आयोग का ये कहना है। भारत निर्वाचन आयोग के 2 प्रेस नोट 7 मई 2024 और प्रेस नोट 8 मई 2024 की निरंतरता में चल रहे आम चुनाव 2024 में 93 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चरण 3 में 65.68% मतदान दर्ज किया गया। चरण 3 के लिए पुरुषों द्वारा 66.89%, महिलाओं द्वारा 64.41%, थर्ड जेंडर द्वारा 25.2% मतदान किया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा यह जानकारी शनिवार को दी गई। आयोग के अनुसार चरण 3 में बिहार के 2 मतदान केंद्रों और मध्य प्रदेश के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान भी संपन्न हो गया। वोटर टर्नआउट ऐप पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र PC और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र AC के अनुसार आंकड़े भी उपलब्ध हैं। प्रौद्योगिकी सैन्य कार्यों में क्रांति ला रही है, CDS जनरल अनिल चौहान ने यह बात कही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि प्रौद्योगिकी सैन्य कार्यों में क्रांति ला रही है। उन्होंने मौजूदा तकनीकों के एकीकरण और भविष्य की उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश की जरूरत को रेखांकित किया। CDS ने शनिवार 11 मई 2024 को राष्ट्रीय एक प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक सभा को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRC में समाज के लिए परमाणु जल, भोजन और स्वास्थ्य की सुरक्षा विषय को 2 दिवसीय कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। IPL 2024 इंडेन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच सीजन 60 का मुकाबला आज होगा। IPL के 60वें मैच में आज शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच कोलकाता के होम ग्राउंड ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और ये सब जो भी जानकारी है इसी की है। OMC का संयुक्त मुनाफा वित्त वर्ष 2024 में सालाना आधार पर 25 गुना से अधिक। सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियां OMC के लिए वित्त वर्ष 2023-24 अत्यंत शानदार रहा। बड़ी तेजी से बदलती भू राजनीति और कच्चे तेल की कीमतों में व्यापक उतार चढ़ाव होने के बावजूद तेल विपणन कंपनियों ने न केवल किफ़ायती दरों पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की है, बल्कि इन कंपनियों ने सराहनीय वार्षिक परिणाम जारी करके शेयरधारकों का विश्वास भी काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में तेल विपणन कंपनियों का संयुक्त लाभ 86,000 करोड़ रुपये रहा, जो असाधारण रूप से कठिन रहे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 25 गुना अधिक है। 2023-24 के पूरे वित्त वर्ष में HPCL ने
पिछले वर्ष के 6,980 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 16,014 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ कमाया। इसी तरह IOCL ने ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ रिफाइंड उत्पादन, बिक्री मात्र और शुद्ध लाभ के साथ एक उत्कृष्ट वर्ष का समापन किया। सशस्त्र बलों की संयुक्तता एवं एकीकरण पर आधारित परिवर्तन चिंतन 2 शुक्रवार को हुआ संपन्न। दो दिवसीय परिवर्तन चिंतन दो सम्मेलन 9 से 10 मई 2024 को नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के मुख्यालयों, सैन्य मामलों के विभाग, एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय के अधिकारियों और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की विभिन्न उप समितियों के सदस्यों ने भाग लिया, जिन्हें इस प्रक्रिया हेतु शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करने और नए विचार सृजित करने का अधिकार प्रदान किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसमें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की विभिन्न उप समितियों ने संयुक्तता एवं एकीकरण के लिए आवश्यक मानी जाने वाली गतिविधियों में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन की दिशा में वांछित, सहभागी एवं एकीकृत अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण सुधारों पर सक्रियता के साथ विचार विमर्श किया गया। NHAI ने यात्रियों के साथ मारपीट करने पर टोल संचालन एजेंसी को प्रतिबंधित किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने जोधपुर में यात्रियों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने पर टोल संचालन एजेंसी मेसर्स रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स को प्रतिबंधित कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में जारी कर कहा कि आम जनता के साथ टोल उपयोगकर्ता शुल्क संचालक और उसके कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार पर कड़ी कार्यवाही करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजस्थान में अमृतसर जामनगर खंड के सिरमंडी टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की एक घटना के लिए मेसर्स रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स को प्रतिबंधित कर दिया है। नवनियुक्त चीनी राजदूत जू फाइंगहोंग पहुंचे भारत दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, जो कि ये है। भारत में नवनियुक्त चीनी राजदूत जे फाइंगहोंग आज पदभार ग्रहण करने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत में चीनी दूतावास ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। भारत में चीनी दूतावास द्वारा जारी बयान के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल प्रभाग के अधिकारियों, डिप्लोमेटिक कोर के डीन, भारत में इरिट्रिया के राजदूत एलम सेहा वोल्डे मरियम और मंत्री वांगलाई, चीना दूतावास के मंत्री काउंसलर चेन जियानजून ने जू फाइंगहोंग और उनकी पत्नी तान यूसुक्सी का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। सेन वाईदोंग ने दिल्ली से विदाई ली। साइबर अपराध से निपटने के लिए एकजुट हुई सरकारी एजेंसियां। साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियां समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रयास करती रहती हैं। इस दिशा में दूरसंचार विभाग TOT, गृह मंत्रालय, MHA और राज्य पुलिस साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक साथ आए। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य धोखेबाजों के नेटवर्क को नष्ट करना और नागरिकों को डिजिटल खतरों से बचाना है। भारत मोल्डोवा के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट पर वीजा छूट पर बनी सहमति। भारत और मोल्डोवा आज शुक्रवार को राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को बिना वीजा के एक दूसरे देश की यात्रा करने की अनुमति देगा। भारत विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम पवन कपूर और मोल्डोवा के राजपूत एना ताबन ने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता भारत और मोल्डोवा के बीच संबंधों को और गति देगा। विदेश मंत्रालय में एक बयान में बताया कि यह समझौता दोनों देशों के राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को बिना वीजा के दूसरे देश की यात्रा करने की अनुमति देगा। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली 20 दिन की अंतरिम जमानत। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। साथ ही कहा है कि चुनाव प्रचार पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
वहीं 2 जून को दिल्ली सीएम को सरेंडर करना होगा। 21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी। शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च की शाम सीएम केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह हिरासत में रहे। केजरीवाल 1 अप्रैल से प्री ट्रायल हिरासत में हैं और उनकी पत्नी सुनीता उनकी अनुपस्थिति में उनकी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए मैदान में उतरी हैं। हड़ताल से लौटने लगे एयर इंडिया के चालक दल के सदस्य 2 दिनों में स्थिति होगी सामान्य। टाटा समूह की अगुवाई वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैबिन क्रू चालक दल के सदस्य अब काम पर वापस लौटने लगे हैं। कैबिन क्रू की हड़ताल के कारण उड़ानों में काफ़ी व्यवधान हुआ, लेकिन अब हड़ताल वापस हो गई है। हड़ताल के कारण एयरलाइन ने 3 दिन में 170 उड़ानों को रद्द कर दिया था। निवेश के लिए एसआईपी को बढ़ रहा चलन। पहली बार म्यूचुअल फंड्स में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश। अपनी कमाई के एक हिस्सों को बचत के तौर पर निवेश के लिए एसआईपी का चलन बढ़ने लगा है। इसी क्रम में अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंडों में होने वाला निवेश अप्रैल के महीने में पहली बार 20,000 करोड़ रुपए के स्तर को भी पार कर गया। इसके पहले मार्च में एसआईपी के जरिए 19,271 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जबकि फरवरी में महीने में यह आंकड़ा 19,187 करोड़ रुपए का था। एसआईपी के जरिए होने वाले निवेश में बढ़ोतरी से इस बात के संकेत मिलते हैं कि देश में दीर्घकालीन लघु बचत के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश में बढ़ोतरी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के महीने में म्यूचुअल फंड में नेट इनफ्लो म्यूचुअल फंड्स में नया निवेश बढ़कर 2.39 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसके पहले मार्च के महीने में 1.59 लाख करोड़ रुपए का नेट आउटफ्लो रहा था। इन आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के महीने में हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण ओपन एंड इक्विटी फंड्स में लगातार 38वें महीने निवेश पॉजिटिव नजर आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात। कहा, संबंधों के लिए पारस्परिक संवेदनशीलता जरूरी। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जामिर भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री के बीच गुरुवार को दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों ने आपसी संबंधों के सभी आयामों की समीक्षा की। विदेश मंत्री ने वार्ता के दौरान अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि करीबी और निकटतम पड़ोसियों के रूप में हमारे संबंधों का विकास स्पष्ट रूप से आपसी हितों और पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह हमारे साझा हित में है और हम इस बात पर सहमति बनाएं कि हम अपने रिश्तों को किस तरह बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। भारत ग्लोबल साउथ के अधिकारों का एक महत्वपूर्ण पैरोकार एस जयशंकर ने ये बात बोली है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गार्गी कॉलेज में बुधवार को भारत वैश्विक मित्र विषय पर श्रोताओं को संबोधित किया। वह इस कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता के तौर पर शामिल हुए। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि कैसे भारत एक विश्व बंधु है और ये दूसरों के प्रति न्याय, जिम्मेदारी, उदारता में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा, अपने इस सिद्धांत को भारत ने कई बार प्रदर्शित किया है, चाहे वह कोविड के दौरान अन्य देशों को दवाएं और वैक्सीन भेजना हो या युद्ध क्षेत्रों से हमारे नागरिकों और दूसरों की सुरक्षित निकासी का मामला हो। भारत एक उभरती हुई शक्ति है और ग्लोबल साउथ के अधिकारों का एक महत्वपूर्ण पैरोकार है। गर्भ अवस्था के दौरान थैलीसीमिया की जांच जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस कब बनाया जाता है? ये 8 मई को के मौके पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने थैलीसीमिया की समय पर पहचान और रोकथाम के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि देश में लगभग 1 लाख थैलीसीमिया के मरीज हैं, जिनमें सालाना करीब 10,000 नए मामले सामने आते हैं। उन्होंने शीघ्र पता लगाने के लिए व्यापक जांच सहित सक्रिय उपायों पर जोर दिया। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अपूर्व चंद्रा ने थैलीसीमिया की प्रभावी रोकथाम के तरीकों और उपचार को बढ़ावा देने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड थैलीसीमिक्स इंडिया के सहयोग से बनाया गया एक वीडियो भी लॉन्च किया। और इसी के साथ हो जाती है करंट अफेयर्स समाप्त। धन्यवाद।